everyone. I welcome you all in the third lecture of Indian Poetry Lecture Series. आप सबका इंडियन पोइट्री लेक्चर सीरीज के थर्ड लेक्चर में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द क्राउन रूल, विच इज कब से कब तक था। ये था 1858 से, और जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल गई तब तक हमारा क्राउन रूल था 1947 तक। सो आज हम लेक्चर में लगभग जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे काम हुए, किस किस तरीके से कौन कौन से एक्ट आए और वो उसका क्या इम्पैक्ट रहा आज की सोसाइटी में, वो सब देखेंगे। आज से पहले मैं 2 लेक्चर बना चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया था, सेकेंड लेक्चर में मैंने कंपनी रूल डिस्कस किया था जो कि 1773 से 1858 तक था। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको भी देख लें, जिससे आपको लेक्चर समझने में और भी आसानी होगी। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट करूँगा कि ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग लगे और आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो जाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 एक्ट। सो कल ये मैंने आपको बताया जैसे यहाँ से हमारा क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। तो ऐसा क्या हुआ था कि क्राउन रूल स्टार्ट करना पड़ा। सो 1858 में रिवोल्ट हुआ था। 1857 सॉरी 57 में रिवोल्ट हुआ, जिसको हम सिपाही म्यूटनी कहते हैं। वो सब हिस्ट्री का पार्ट है, हम जब हिस्ट्री का भी क्लास डिस्कस करेंगे तो उसमें ट्राई करेंगे। तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। इस रिवोल्ट में क्या हुआ था, जो भी मतलब इतने टाइम से लगभग 70-80 साल तो हो ही गए थे अंग्रेजों को इंडिया में आए, क्योंकि वो आ गए थे जब से उन्होंने मतलब आपके रिवेन्यू और इन सब चीज़ों में इंटरफेरेंस शुरू करी। आए तो कंपनी रूल टू 1616 में लगभग उन्होंने इस्टेब्लिश कर ली थी फर्स्ट फैक्ट्री। उसके बाद से लगभग जब बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में, उसके बाद से 1857 तक लगभग आप समझ लो 100 साल हो गए। तो इस बीच में लोग बहुत परेशान हो गए थे इन लोगों से, ब्रिटिशर्स से, इनके रूल से और जिस तरीके की पॉलिसीज ला रहे थे। तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो 1857 का रिवोल्ट हुआ। इसके बाद जब बहुत मतलब खासकर नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बड़ा रिवोल्ट था, साउथ इंडिया में इतना इसका इफेक्ट नहीं गया, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा रिवोल्ट था। इसको हमने कहीं कहीं पे हिस्ट्री में फर्स्ट आप कह सकते हो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया, कि हमने यहाँ से शुरुआत करी, यहाँ पे हम एकजुटता हमारी दिखी कई कई हादसे में। कहीं कहीं पे हम इसमें भी अलग अलग थे, कुछ हमारे इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स के साथ भी थे इसमें। तो इस तरीके से ये सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाया, लेकिन हाँ ये हमारे एक एफर्ट था, फर्स्ट एफर्ट ये कह सकते हो कि हाँ इसने हमें स्ट्रेंथ दी कि यार हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये वो था। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि यार उन्होंने कहा कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत जो है इंडिया के साथ बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके अब क्राउन रूल ले आया कि अब डायरेक्ट इंग्लैंड से हमारी जो रानी कहेंगी वही होगा इंडिया में, वहीं से रूल बनेंगे। अब कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, उसका रूल खत्म करके डायरेक्ट क्वीन का रूल ले आया। सो द कंपनी रूल केम टू एन एंड द क्राउन ओवर ओवर इंडिया वाज स्टार्टेड। ओके, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया इंडिया में। मैंने आपको बताया क्योंकि कंपनी रूल उन्होंने कह दिया कि भाई 1857 का रिवोल्ट इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया क्योंकि जनता बहुत परेशान थी उनसे। तो उन्होंने कहा कि अब ठीक है, जनता को शांत करने के लिए उन्होंने कहा था कि कंपनी लोग, ये लोग बदमाश थे, इन्हें ये सब परेशान कर रहे थे आपको, हम इस रूल को ही खत्म कर देते हैं, कंपनी ही खत्म कर देते हैं। अब हमारी क्वीन है, वही जो हमारे ऊपर रूल कर लेगी वही आपके ऊपर रूल करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Okay, so second point is designation of Governor General of India changed to Viceroy of India. So इससे पहले क्या क्या था, Governor General of Bengal, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड देन वायसरॉय ऑफ इंडिया बन गया। अब वो वायसरॉय ऑफ इंडिया डेजिग्नेशन हो गई उसी की। इंसान वही रहा, लॉर्ड कैनिन ही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट वायसरॉय जो है लॉर्ड कैनिन ही हुआ है। ठीक है, लॉर्ड कैनिन के टाइम पे ही रिवोल्ट हुआ था। ओके, द एक्ट एबॉलिश डुअल सिस्टम, जो भी उन्होंने डुअल सिस्टम बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया था उसको एबॉलिश कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये सब चीज़ें नहीं मानते, अब हम नए से बिल्कुल रानी जो हम बताएगी वही रूल करेंगे। ओके, एंड एक नई चीज़ आ गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लाइक ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था कि लाइक लॉर्ड कैनिन तो इंडिया में बैठा है, वो वायसराय है इंडिया में, एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि मतलब ब्रिटेन में वहाँ की असेंबली में बैठेगा, जो कि यहाँ पे किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, वो वहाँ मतलब इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि ब्रिटिशर ही होगा। ज़्यादातर यही देखा गया कि ब्रिटिशर ही होगा, वो वहाँ पे बैठेगा, ब्रिटिशर ही होता था। और वो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ उनके ने, जैसे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होते हैं, जैसे
हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं वहाँ पे, उसमें रिप्रेजेंटेटिव एक रहेगा ब्रिटेन में। सो ये हुआ 1858 से, ठीक है। एबॉलिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोड ऑफ डायरेक्टर हटा दिया, सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहा, जिसमें सारा यही देखेगा और जो भी चीज़ें होंगी ब्रिटेन से डायरेक्ट हैंडल की जाएंगी। तो ये था 1858 का जो रिवोल्ट के बाद उन्होंने ये सारे स्टेप लिए गए। एक तरीके से पैसिफाई करने की कोशिश थी, जो इंडियंस में मतलब विरोध था कंपनी के। अब इंडिया वाले समझ रहे थे कंपनी वाले ही लूट रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कंपनी वाले तो लूटना क्या, इंग्लैंड वालों ने रेगुलेटिंग एक्ट से ही कर दिया था काम, कि ब्रिटेन से ही चल रहा था काम, थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन लगने लगी थी। लेकिन जैसे लोग यहाँ समझ ही नहीं पाए उस चीज़ को कि यार ये तो कंपनी ही नहीं, ये तो ब्रिटेन वाले ही हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। ओके, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1860 बनाया। इसमें क्या क्या हुआ, इसमें हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन लाइक वायसराय, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड 3 इंडियंस एंटर्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, इंडियंस को क्या धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किया, कहाँ पे दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी फॉर दैट फंबल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी, हाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल, नाउ इट्स करेक्ट। हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने 3 इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ओके, सो लेकिन ये क्या था, इलेक्शन नहीं था इसका, इसका नॉमिनेशन बेसिस पे होता था। सो अपनी मर्जी के 3 लोग ले लेते थे और उनको रिप्रेजेंटेटिव इंडियन के नाम पे उनको रिप्रेजेंटेशन दे देते थे, उनको फेवर दे देते थे, लाइक कोई राजा महाराजा का यहाँ से उठा लिया और उसको रिप्रेजेंटेशन दे दिया, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश इन सेंटर एंड प्रोविंसेस, मतलब जो काउंसिल थी जैसे आजकल स्टेट्स में होती है ना, उनकी मतलब पार्लियामेंट, जैसे मतलब एक सेंटर में लोकसभा राज्यसभा होती है, स्टेट में वहाँ की असेंबली होती है, इसी तरीके से उन्होंने स्टेट सेंट्रल में और प्रोविंशियल्स में असेंबलीज बनाना शुरू कर दी 1861 में। अच्छा, फिर आया 1892 का काउंसिल एक्ट। 1892 के काउंसिल एक्ट में क्या क्या हुआ, 1892 के काउंसिल एक्ट में इनडायरेक्ट इलेक्शन आ गए, कि इनडायरेक्ट वे से, मतलब नॉमिनेशन बेसिस पे इनडायरेक्ट इलेक्शन दे दिए, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करे, बाद में डायरेक्ट इलेक्शन भी करेंगे, मतलब एक एक चीज दे रहे थे आपको, धीरे धीरे दे रहे थे आपको, मतलब क्योंकि वो जानते थे अगर हम कुछ नहीं देंगे तब भी विरोध होगा, और एकदम से हम कुछ देने वाले नहीं, क्योंकि हमें तो भाई यहाँ से प्रॉफिट अर्न करना है, तो धीरे धीरे चीजें कर रहे थे, धीरे धीरे पावर ट्रांसफर हो रही थी। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, कंडक्ट हुआ इंडिया में। और जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या था, जैसे यूनिवर्सिटी के कुछ बंदे ले लिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कुछ बंदे अपने असेंबली में शामिल कर लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदार कैन रिकमेंड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो मेंबर्स थे उनके लिए ये रिकमेंडेशन भेज सकते थे। मैंने बताया इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ये वोट नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज के बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लोग थे, इनडायरेक्टली कुछ रिप्रेजेंटेशन भेज सकते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ओके, एंड अनऑफिशियल मेंबर्स व इंक्रीज सेंट्रल लेजिस्लेटिव प्रोविजन, मतलब जो चले 3 थे वो धीरे धीरे 6 कर दिए गए, इसमें अनऑफिशियल मेंबर्स जो इंक्रीज कर दिए गए। ओके, सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 6 मेंबर कर दिए गए यहाँ पे। ओके, लेजिस्लेटिव मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन बजट डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन पावर नहीं थी वीटो के वाली, कि कुछ भी बस आप डिस्कस कर सकते थे, जो भी इंडिया बजट तो पहले से आ रहा था इंडिया के लिए, लेकिन अब जो इंडिया के लिए बजट आ रहा था उसमें भी वो इंडियंस डिस्कस कर सकते थे। अच्छा, अब आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी वजह से आज भी हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं। तो ये कुछ आया इंडिया ने, अब समझेंगे इसको क्या क्या आया ऐसा जो अभी भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारी सोसाइटी में। सो ये क्या था, इसको हम इसको क्या कहते हैं, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, मिंटो वॉइस रॉय थे उस टाइम, जैसे लॉर्ड कैनिन थे ना लास्ट टाइम 1858 में, जब हमारा क्वीन क्राउन रूल आया, ठीक है, कंपनी रूल खत्म, तो मिंटो वाइसरॉय था, और जो सेक्रेटरी स्टेट था मॉर्ले थे। ठीक है, तो मिंटो मॉर्ले एक्ट रिफॉर्म आ गया है। ठीक है, इसमें मेंबर इंक्रीज सेंटर, इसमें भी नंबर ऑफ मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में है, नंबर इंक्रीज कर दिया गया, धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रहे हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि धीरे धीरे नंबर बढ़ा रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया वाज टेकन टू वाइसराय एग्जीक्यूटिव। अब पहले क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोगों को एंटर किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जैसे लोकसभा राज्यसभा होता ना, ऐसे ही समझिए अब 2 बोर्ड हाउसेस थे, पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर किया जहां पे ज्यादा उनके पास पावर नहीं होती थी, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एंटर करने लगे, जहां पे इंडियन इन्वॉल्व होने लगे कि लॉ मेकिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने लगी इंडियंस की। अब कौन इन्वॉल्व हुआ, कौन गया पहले, तो सबसे पहला इंसान जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गया वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये फर्स्ट इंडियन थे जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला।
इसके बाद क्या हुआ, ये जो चीज थी इसकी, ये बहुत बड़ी चीज थी, हमारा देश का बंटवारा जो हुआ उसके कारण क्या हुआ, सेपरेट communal electorate was established for Muslim, hence Minto called the father of communal electorate. इसमें क्या किया है, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट लाए, मतलब अगर किसी एरिया में कोई मुस्लिम जो है, स्पेशली मुस्लिम के लिए, इस वाले में मुस्लिम के लिए, बाद में बाकी माइनॉरिटीज के लिए भी लाया, पहले मुस्लिम के लिए लाया, तो अगर कोई मुस्लिम इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो उसमें जो भी हिंदू होगा वो वोट ही नहीं, उसके वोटिंग राइट कैंसिल कर दिए, वोटिंग राइट ही कैंसिल कर दी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई सीट, जैसे आजकल होता है, आजकल भी होता है कि सीट रिजर्व होती है, कि किसी सिटी में लेडीज की सीट रिजर्व है, कहीं माइनॉरिटी की सीट रिजर्व है, सीट रिजर्व होने तक ठीक है, लेकिन आप जो दूसरी कम्युनिटी है उसका वोटिंग राइट ही कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो इसमें उन्होंने वोटिंग राइट ही कैंसिल कर दिया और कम्युनिटी वोट ही नहीं कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा जो है उस टाइम कम्युनल बीज बोया गया इसके तहत। इससे पहले मतलब आप समझ रहे हो कि आप मुस्लिम लीग की स्टैब्लिशमेंट हो चुकी थी 1906 में, उसके बाद ही ये सब चीज़ें फ्रेमवर्क में आई। अब आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में काम आई या हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। ओके सो इसमें इसको क्या कहते हैं, इसको मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, जैसे मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी थे, चैमफोर्ड वाइस रहे थे इस टाइम, ठीक है। जैसे उसमें इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा ऐसे ही है, ठीक है, इसका भी नाम मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म था। ओके सो इसमें डुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, सेंटर और प्रोविंस में अलग अलग गवर्नमेंट दोनों में, ऊपर भी एक गवर्नमेंट रख ली और नीचे भी अपना डुअल सिस्टम कर दिया, डुअल गवर्नमेंट कर दी उन्होंने, ठीक है। 2 हाउसेस कर दिए, अपर हाउस और लोअर हाउस। इसमें जो अभी भी हमारा अपर हाउस लोअर हाउस 2 हाउसेस वाली कैटेगरी चल रही है हमारे में, ठीक है, अपर हाउस लोअर हाउस, स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली, दो तरीके के कर दिए, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट, अब डायरेक्ट इलेक्शन होने लगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन हमने इंट्रोड्यूस देखा था ना, अब ये डायरेक्ट इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने ब्रिटिशर्स ने। इसके बाद किया गया अब इसमें देखिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वाज प्रोवाइडेड टू अदर कम्युनिटी पीपल लाइक क्रिश्चियन, सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, सबके लिए अब सेपरेट इलेक्टोरेट भी लिया है। जैसे पहले मुस्लिम के लिए उन्होंने देखा चला के कि किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो अब उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट भी सब बाकी कम्युनिटीज के लिए भी लिया है। सो ये एक चीज़ थी बहुत बड़ी इफेक्ट जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे डाला। पहले सब हम लोग सब एक साथ मिलके रहते थे, धीरे धीरे ये चीज़ों का असर हुआ और हम लोग में अब भी सोसाइटी में ये चीज़ देखी जाती है कि लोग अपने में बहुत ज़्यादा उनके मतलब उनके व्यूज़ नहीं मिलते हैं इस तरीके से। ओके स्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में स्टैब्लिशमेंट करी पब्लिक सर्विस कमीशन की, मतलब यूपीएससी जिसको आज हम यूपीएससी कहते हैं, उसकी स्टैब्लिशमेंट कर दी। एग्जाम तो वो ले रहे थे, वो तो एग्जाम भी ब्रिटेन के लिए होता था, लेकिन हमें इंडिया में स्टैब्लिशमेंट कर दी। अच्छा, हायर कमीशन फॉर इंडिया वाज अपॉइंटेड टू ट्रेड आफ्टर ट्रेड इन यूरोप, मतलब हमारे जो ट्रेड हम यूएसए यूरोप के साथ भी करना शुरू कर दिया, इंडियंस का ट्रेड अलाउ कर दिया इन्होंने यूरोपियन के साथ। अब आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835। इससे पहले एक ब्रेकडॉक में क्या हुआ, 19 में ये आ गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इन्होंने कहा जो हम 19 में चीजें लाए हैं 10 साल बाद एक कमीशन आएगा और वो चेक करेगा कि ये जो रिफॉर्म लाए हैं इसका क्या फर्क आया। सो 10 साल बाद उस वो हिस्ट्री का पार्ट है इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, बस ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा। 1927 में बनाया साइमन कमीशन, ठीक है, और साइमन कमीशन उस चीज रिव्यू करने आया। 1928 में इंडिया आया, साइमन कमीशन इंडिया आया, ठीक है। इसका बहुत विरोध हुआ साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, ज़्यादा अच्छा सही नहीं चला, तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने राउंड टेबल कमीशन बनाया। राउंड टेबल कमीशन, राउंड टेबल जो है टेबल फर्स्ट, राउंड टेबल सेकेंड और राउंड टेबल थर्ड, ये 3 राउंड टेबल मतलब मीटिंग हुई। ये वाली 29 में हुई 1929, ये 30 में 31 में, ठीक है। इसके तहत फिर इन्होंने देखा कि क्या किस तरीके से हमारा रिव्यू चल रहा है। उसके बाद सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया, जो कि आप ये कह सकते हो कि सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट था, सबसे बड़ा, जिसमें बहुत सारे रूल्स बन के आए और इसको काफ़ी हद तक हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट भी किया, काफ़ी हद तक। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट 1935 से मेजर पार्ट लिया गया, ठीक है। डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, मतलब जो अभी भी हमारे में चल रहा है,
कौन कौन सी लिस्ट होती है? कॉन्करेंट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है। सेंट्रल लिस्ट में जो भी सेंटर के मैटर होते हैं, स्टेट लिस्ट में स्टेट के मैटर होते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों जो भी कंबाइंड लाइक कोई मैटर हुआ, लाइक नदी का पानी जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, वो स्टेट और सेंटर दो स्टेट का बात है तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में जाएगी। इस तरीके से होता है कि जो भी दो स्टेट की बात होगी या स्टेट सेंटर की बात होगी वो कॉन्करेंट लिस्ट में, ये उनके बीच में कानून बनाते हैं। लाइक स्टेट लिस्ट में बताया कि स्टेट किस किस के बारे में कानून बना सकता है, सेंट्रल लिस्ट के बारे में बताया, सेंट्रल यूनियन लिस्ट भी कहते हैं उसको, यूनियन लिस्ट भी कहते हैं, यूनियन लिस्ट के बारे में बताया कि यूनियन किस किस के बारे में कानून, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लोग मिलके बनाते हैं कानून। ओके, सो एबॉलिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो कि हमारे 1858 में बना था, ठीक है, क्वीन रूल जब आया था तो उसको एबॉलिश कर दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ बाय कैमरल सिस्टम ऑफ 6 to 11 प्रोविंसेस, मतलब अब जैसे आप अभी भी देखते होंगे जैसे लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, 6 7 स्टेट्स हैं कि जिनमें बाय कैमरल है। लाइक एक आपकी असेंबली है, लेजिस्लेटिव एक असेंबली है, और एक आपका विधान सभा है, विधान परिषद भी है, जिसको हिंदी में ऐसे कहते हैं। ठीक है, सारे स्टेट्स में नहीं लेकिन कुछ स्टेट में। वो यहाँ से ही शुरू हुई थी, ठीक है, यहीं से शुरुआत हुई थी, तो वो इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट फेडरल कोर्ट इन दिल्ली, पहले इन्होंने कलकत्ता में करा था फेडरल कोर्ट, कब किया था? 1773 का एक्ट था शायद, 1773 के एक्ट में कलकत्ता में बनाया था सुप्रीम कोर्ट, अब फेडरल कोर्ट दिल्ली में बना दिया। ठीक है, द एक्ट वाज डिस्क्राइब बाय जवाहरलाल नेहरू एज न्यू चार्टर फॉर स्लेवरी, उन्होंने कहा था कुछ नया नहीं, ये भी वही है, हमें स्लेव बनाना चाहते हैं, ये न्यू चार्टर, मतलब लिखने का तरीका अलग अलग है लेकिन है काम वही। सो मतलब इसका अगेंस्ट रहे। फिर आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1847, ये जब इसमें इन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दी। इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या हुआ? टू इंडिपेंडेंट स्टेट इंडिया एंड पाकिस्तान एस्टेब्लिश, इन्होंने वही कर दिया कि मतलब ये हम हिस्ट्री में देखेंगे, जब मैं आपको हिस्ट्री कभी क्लास लूंगा तो हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट, किस तरीके से थॉट आया, क्या क्या हुआ बैकड्रॉप में, क्या क्या चल रहा था। तो जब इन्होंने आज़ादी दी तो उस एक्ट में आ गया कि दो इंडिपेंडेंट स्टेट बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, ईच स्टेट हैड ओन गवर्नर जनरल, सब में अपना अपना गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, इट फिक्स 15 अगस्त 1943 डेट ऑफ ट्रांसफर पावर टू इंडिया, डेट फिक्स कर दी इन्होंने। ठीक है, 1919 एंड 1935 एक्ट इम्प्लीमेंटेशन टिल नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन केम टू इनटू फोर्स, मतलब इन्होंने कह दी जो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रहा है, वही कानून तब तक चलेगा, वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा जब तक कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेते। ठीक है, डिजाइन डिजिग्नेशन ऑफ वायसरॉय ऑफ इंडिया एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जो वायसरॉय है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन गया। ठीक है, द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट भी थे, ठीक है, वायसरॉय थे, और फर्स्ट वायसरॉय इंडिपेंडेंट इंडिया भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन एज द एंड द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सी राजगोपालाचारी। तो हमने 1950 में जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तो हमने ये पोस्ट ही खत्म कर दी वायसराय, तो तब तक सी राजगोपालाचारी बने रहे थे, फर्स्ट इंडियन थे जो कि वायसराय बने थे और लास्ट वायसराय थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। सो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली थी तब तक कैसे ब्रिटिशर्स ने जो चीज़ें लाए। अब हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारे लोगों ने मिल के बैठ के 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत एक कमेटी बनी, उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पिछले लेक्चर्स को रिवाइज कर लें, और जिससे आपको आने वाली क्लासेस में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आने वाली क्लासेस, बिकॉज वो अब आने वाली क्लासेस आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से। सो तब तक के फोर्थ लेक्चर का इंतजार कीजिए, कल मिलते हैं, कल विद फोर्थ लेक्चर। थैंक यू।